जी, आज की कहानी राजस्थान से है। राजस्थान के सीकर ज़िले से। सीकर ज़िले में एक गांव है सिहोट बड़ी। इसी सिहोट बड़ी गांव में 29 जनवरी की रात को एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। जिस आदमी की हत्या हुई थी उसका नाम रामधन था और रामधन पेशे से एक डिलीवरी बॉय का काम किया करता था। इस घटना के बाद पूरे 15 दिन का वक्त गुजर गया और इन 15 दिनों तक पुलिस जो है इस मामले को सुलझाने की कोशिश करती रही, लेकिन जब तक ये केस नहीं सुलझा तब तक ये कहा जा सकता है कि पुलिस जो है इस मामले में शुरुआती छानबीन में बिल्कुल क्लूलेस थी। और यही वजह है कि इस मामले में गुनहगारों को पकड़ने के लिए गांव वालों ने कई बार जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहां धरना प्रदर्शन भी किया और पुलिस वाले भी गांव के लोगों को समझाते समझाते परेशान हो गए कि उन्हें अभी तक कोई लीड नहीं मिली है, लेकिन जैसे ही उन्हें कोई क्लू मिलेगा, कोई लीड मिलेगी, वो इस मामले का खुलासा करेंगे। तो कुल मिलाकर ये मर्डर केस अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। क्या थी ये घटना, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। 29 जनवरी की रात को हमेशा की तरह तकरीबन यही 9 से 10 बजे के बीच का वक्त रहा होगा। गांव सिहोट बड़ी का रहने वाला रामधन अपने घर से निकलकर खेतों की तरफ गया था। इनके खेत में एक गेट है, उस गेट को हर रोज़ रात को बंद किया जाता है और जहाँ पर इनका खेत है उसके बगल में दूसरे गांव वालों के खेत है। तो आस पड़ोस के कुछ दूसरे ग्रामीणों के साथ रामधन और उसके परिवार का विवाद भी चला रहा था, खेतों की सीमाओं को लेकर और दूसरे तमाम छोटे बड़े मसले जो गांव में होते हैं उसे लेकर। ऐसे में गांव वालों ने आपस में ये तय किया था कि रोज़ रात को रामधन जो है अपने खेत का गेट बंद कर दिया करेगा। तो इसी प्लानिंग के तहत, इसी तयशुदा प्रोग्राम के तहत रामधन 29 जनवरी की रात को भी अपने खेतों की तरफ गया था। मगर अभी वो खेतों की तरफ गया था तब तक लोगों ने चीख पुकार की आवाज़ सुनी और जब चीख पुकार की आवाज़ सुनी तो लोगों को पहले तो समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। ऐसे तो रात 9-10 बजे ग्रामीण इलाके में आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल सन्नाटा होता है। ऐसे में कोई भी अगर चीखे चिल्लाए तो वो आवाज़ कानों में पड़ती है। तो खैर, चूंकि रामधन घर से बाहर था तो रामधन के परिवार के लोग और आसपास के लोग खेतों की तरफ दौड़े जहां पर वो गया था, क्योंकि उसी तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। और जब लोग मौके पर पहुंचे तो वो ये देखकर दंग रह गए कि रामधन पर किसी ने भयानक तरीके से किसी तेज धार हथियार से हमला किया है। उसका शरीर जो है वो लहूलुहान था और इतने गहरे और ब्रूटल इंजरी मार्क थे, चोट के निशान थे, काटे जाने के निशान थे, जिसे देखकर लोग सहम गए। लोगों ने आनन फानन में रामधन को उठाया और उठाकर अस्पताल लेकर गए। पुलिस को इस घटना की जानकारी दी, लेकिन अफसोस रामधन जो है वो जिंदा नहीं बचा, बल्कि डॉक्टरों ने उसे ब्रॉड डेड करार दिया। काफ़ी सारा ब्लड लॉस यानी खून बह जाने की वजह से उसकी मौत हो गई थी और कई उसके शरीर की नसें जो है इस हमले में कट गई थी, जिससे बहुत सारा खून बह गया। बहरहाल अब ये मामला सीधा सीधा कत्ल का मामला बन चुका था, जिसमें कातिल घात लगाकर कत्ल करके फरार हो चुका था। अब किसने कत्ल किया, रामधन से किसकी दुश्मनी थी, ऐसी क्या बात हो गई, ये तमाम सवाल परिवार वालों को भी परेशान कर रहा था, गांव के लोगों को भी और पुलिस को भी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत, अब तो खैर 302 भी चेंज हो गया, मर्डर का मुकदमा दर्ज किया और मर्डर का मुकदमा दर्ज करने के बाद इस मामले की छानबीन शुरू की। तो छानबीन के क्रम में पुलिस ने सबसे पहले रामधन के घर वालों से ही बातचीत की और उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि आपके बेटे की किससे दुश्मनी रही होगी, क्या है मामला। तो गाँव वाले खुले तौर पर किसी का नाम नहीं ले सके। हालांकि उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि गांव के ही कुछ लड़कों से रामधन का विवाद ज़रूर था, लेकिन ये ऐसी दुश्मनी नहीं थी कि उनके बेटे का कत्ल हो जाए, उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये मामला जो है शुरुआत में बड़ा क्लूलेस सा था, लेकिन चूंकि परिवार वालों ने बताया था कि रामधन का गाँव के कुछ लड़कों से विवाद था तो पुलिस को उस मामले को वेरीफाई करना था। और विवाद जिनसे था उसमें सबसे पहला नाम जिस लड़के का था उसका नाम था सुरेश कुमार उर्फ कालू। ये सुरेश कुमार उर्फ कालू वो शख्स था जिसके खेत के साथ रामधन का खेत लगता है और खेतों की सीमा को लेकर, खेतों की जो बीच में मेड़ होती है उसे लेकर सुरेश एलियास कालू के साथ रामधन की लड़ाई थी। तो ये एक स्टैब्लिश्ड फैक्ट था। लेकिन जब पुलिस कालू के घर पहुंची तो कालू घर पर मौजूद मिला और ये तो खैर जब तफ्तीश कर रही थी तब की बात है, लेकिन जिस समय ये घटना हुई थी उस समय भी कालू घर में था। तो ये जो सारे एविडेंस थे वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि बेशक कालू के साथ रामधन का विवाद था, लेकिन कालू ने रामधन की हत्या की है ऐसा कोई प्रूफ, ऐसा कोई क्लू या एविडेंस पुलिस को नहीं मिल रहा था। अब पुलिस ने इस मामले की छानबीन के लिए जो है वो गांव और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच करने का फैसला किया। पुलिस ने बहुत सारे सीसीटीवी कैमरों की जांच की, लेकिन इन कैमरों में भी कोई संदिग्ध आदमी या गांव में आया हुआ कोई बाहरी शख्स
कोई भी पुलिस को नज़र नहीं आया। तो इस तरह से देखा जाए तो पुलिस के लिए ये मामला तमाम तफ्तीश के बावजूद क्लूलेस बना हुआ था। पुलिस ने इस कड़ी में तकरीबन 40 लोगों से पूछताछ की। उधर गांव के जो लोग हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उनका ये कहना था कि पुलिस जो है वो सिंसियरली, गंभीरतापूर्वक इस मामले की जांच नहीं कर रही है, वरना रामधन के कातिल अब तक पकड़े जाते। तो पुलिस पर बहुत ज़्यादा दबाव था। तो पुलिस ने जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है, सीसीटीवी फुटेज हो, मोबाइल फ़ोन हो, गांव में किसी बाहर वाले के आने की बात हो, या गांव के ही किसी इनसाइडर का इस मामले में हाथ होने की बात हो, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर तो कर ही रही थी। साथ ही साथ पुलिस ने अपने मुखबिरों को, यानी खबरियों को भी एक्टिव कर दिया था कि वो ज़रा पता लगाकर बताए कि इस घटना के पीछे किसका हाथ हो सकता है। पुलिस ने मौका वारदात से कुछ लोगों के फुटप्रिंट्स भी कलेक्ट किए थे। इसमें ज़्यादा तो नहीं, पुलिस को एक ही शख्स के फुटप्रिंट मिले थे, लेकिन ये जो फुटप्रिंट था, उस फुटप्रिंट से जब पुलिस ने गांव के जो सस्पेक्टेड लोग हैं, तकरीबन 40 लोग जिनसे पूछताछ पुलिस ने की थी, उनके जूतों का मिलान किया या देखने समझने की कोशिश की, तो पुलिस को इस मामले में भी जो है नाकामी हाथ लगी, क्योंकि किसी के भी जूते के निशान वैसे नहीं थे जैसे जूते जो है कातिल पहनकर मौका वारदात पर आए थे, और जिस कातिल ने रामधन पर अटैक किया था उसने जो जूता पहन रखा था, ऐसा कोई फुटप्रिंट जो है किसी गांव वाले के जूतों से मैच नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर भी पुलिस के लिए एक, जिसे कहते हैं ना कि डेड एंड वाली हालत थी, जहाँ पर पुलिस आगे बढ़ना चाहती थी तफ्तीश में, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। इसी बीच जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलिस ने मुखबिरों को भी एक्टिव कर दिया था, और इन मुखबिरों ने पुलिस को तकरीबन 13-14 दिन बाद, जब ये मामला थोड़ा पुराना होने लगा, तफ्तीश कर करके पुलिस हारने लगी, तो एक शॉकिंग बात बताई, एक चौंकाने वाली बात बताई। इन मुखबिरों ने ये बताया कि रामधन की हत्या के पीछे उसकी बीवी पूजा का हाथ है। और मुखबिरों ने न सिर्फ ये बात बताई, बल्कि ये भी बताया कि पूजा ने गांव के रहने वाले उसी सुरेश कुमार उर्फ कालू के साथ मिलकर रामधन की हत्या करवाई है। अब ये बड़ा ही, जिसे कहते हैं ना कि कंक्लूसिव, या जिसे कहते हैं पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन था जो पुलिस को मुखबिर ने दी थी। मुखबिर का ताल्लुक भी उसी गांव से था। अब जब पुलिस को ये जानकारी मिली तो पुलिस ने कहा कि चलो हो सकता है ऐसा हो, लेकिन एविडेंस तो चाहिए इन पर हाथ डालने से पहले। तो पुलिस ने अब अपने तौर पर जो पूजा देवी है रामधन की बीवी, उसके बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की। साथ ही सुरेश उर्फ कालू के बारे में भी जानकारी जुटाना शुरू किया। पुलिस को पता चला कि पूजा के साथ सुरेश उर्फ कालू की न सिर्फ आमने सामने मिलने जुलने से, बल्कि फ़ोन पर भी लंबी बातें हुआ करती हैं। और पुलिस को इस बात के भी प्रमाण मिल गए कि पूजा के साथ सुरेश उर्फ कालू के रिलेशंस हैं, और उसके पति रामधन के होने के बावजूद पूजा जो है अपने पड़ोसी कालू के साथ बहुत इंटीमेट है। अब ये बात जब पुलिस को एविडेंस के तौर पर भी पता चल गई, चाहे वो फ़ोन के कॉल डिटेल हो या गांव के कुछ लोगों की गवाही के तौर पर हो, तो पुलिस ने एक बार फिर से सुरेश उर्फ कालू को पूछताछ के लिए बुलाया, और इस बार उसके साथ सख्ती की। सख्ती करने की वजह भी थी क्योंकि पुलिस को ऑलरेडी कुछ एविडेंस सुरेश और पूजा के एक दूसरे से लिंक होने के मिल चुके थे। अब जब पुलिस ने सख्ती की तो सुरेश ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, और उसने कहा कि हाँ, 29 जनवरी की रात को उसी ने घात लगाकर रामधन पर तेज़ धार हथियार से हमला किया था, और इससे पहले कि गांव के लोग वहां पहुंच पाते, वो जल्दी से दूसरे रास्ते से अपने घर आ गया, और घर आकर उसने हाथ पांव धो लिए और इत्मीनान से घर में पड़ा रहा। और बाद में जब गांव में शोर मचा तो वो भी दूसरे ग्रामीणों की तरह वहाँ मौका वारदात पर पहुँचा था, और उसने वहाँ मौके पर जाकर बड़ी हैरानी भी जताई थी कि किसने हत्या कर दी। लेकिन इस घटना के पीछे वही था। यहाँ तक कि कालू ने यह बताया कि इस घटना को अंजाम देने के लिए उसने बाकायदा नए जूते भी खरीदे थे, ताकि उसके जूतों के निशान जो है वो मौका वारदात पर अगर मिले तो पुलिस उन जूतों के ज़रिए कम से कम उस तक ना पहुँच पाए, फिंगरप्रिंट फुटप्रिंट के ज़रिए ना पहुँच पाए। इस मिशन में, इस साजिश में या इरादे में वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ, क्योंकि पुलिस को फुटप्रिंट तो मिले थे, मगर वो फुटप्रिंट जो है कालू के पहनने वाले, रूटीन में रोज़मर्रा में पहनने वाले जूतों के फुटप्रिंट से या जो सोल का डिज़ाइन है उससे मैच नहीं कर रहे थे। लेकिन जब पुलिस के सामने ये सारा सच आ गया और कालू ने सारा जुर्म कबूल कर लिया, तो उसी की निशानदेही पर पुलिस ने वो आलाए कत्ल, जो तेज़ धार हथियार है जिससे वार करके उसने अपने पड़ोसी रामधन की हत्या की थी, उसे भी रिकवर किया, और उसके खरीदे हुए वो नए जूते भी बरामद किए जिसके फुटप्रिंट मौका वारदात से पुलिस ने रिकवर किए थे। तो ये सारी चीज़ें कंक्लूसिव थी, कोरोबोरेट करने वाली थी, ये सारे सबूत एक दूसरे से मिलने जुलने वाले थे। अब पुलिस ने कालू से पूछा, सुरेश उर्फ कालू से, कि भाई ऐसी क्या बात थी, क्यों तुमने हत्या की? तो उसने कहा कि इस हत्या का आइडिया उसे दरअसल खुद रामधन की पत्नी पूजा ने ही दिया था।
और पूजा ने ये कहा था कि उसका पति उसे बहुत परेशान करता है, उसे खुश नहीं रखता है, उसे पैसे नहीं देता है, तो उसके साथ उसके पति की कभी बनती नहीं है। तो वो उसकी पत्नी इस बात के लिए इंसिस्ट कर रही थी कि वो उसके पति की हत्या कर दे, कालू उसके पति की हत्या कर दे और इसके बाद वो सुरेश उर्फ कालू के साथ ही घर बसा लेगी और उसी के साथ शादी कर लेगी। यहाँ खास बात यह है कि ये सुरेश वही शख्स है जिसका रामधन के साथ पहले से खेत की चौहद्दी को लेकर या सीमा रेखा को लेकर विवाद चला रहा था, लेकिन उसी खेत में आने जाने के क्रम में कालू के साथ रामधन की पत्नी पूजा की दोस्ती हो गई थी, मोबाइल नंबर एक्सचेंज हो गया था और दोनों में अफेयर भी हो गया था और ये सब कुछ तकरीबन 2 सालों से चल रहा था। रामधन को भी इस बात की खबर थी, पति पत्नी के बीच में इस बात को लेकर विवाद भी होता था और ये जो महिला है पूजा जिसने पूरी कत्ल की साजिश रची, वो बीच में तकरीबन 1-1.5 साल के लिए अपने पीहर भी चली गई थी, अपने पति से रूठ कर या नाराज़ होकर। उससे तो एक जरिया या बहाना चाहिए था कि वो अपने पति से दूर रहे और अपने प्रेमी से मिले, लेकिन रामधन ने घर वालों के साथ मिलजुल करके किसी तरह समझा बुझाकर पूजा को अपने घर वापस ले आया था। वो इस इरादे में कामयाब रहा कि उसको लगा कि मैंने पूजा को मना लिया है, लेकिन हकीकत यह है कि पूजा मानने वाली नहीं थी। पूजा तो अपने पड़ोसी के प्यार में पागल थी और उसने ये पूरी कत्ल की साजिश रची। एक यहाँ खास बात ये भी है, पुलिस ने पूजा को भी गिरफ्तार कर लिया और जब पूजा से पूछताछ हुई तो उसने पुलिस को बताया कि वो लगातार इस तरह के वेब सीरीज़ और क्राइम शोज़ देखा करती थी जिसमें तरह तरह से अपराधी जो है जुर्म की वारदातों को अंजाम देते हैं और इस तरह के क्राइम शोज़ को देखकर उसके दिमाग में अपने पति की हत्या करने का ख्याल आया। उसने अपने प्रेमी को कालू को इस बात के लिए राज़ी किया और कालू ने यह बताया कि वो भी पूजा के साथ मिलकर तकरीबन 1 साल से रामधन की हत्या करने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस केस को, इस घटनाक्रम को कैसे अंजाम दे, कैसे एग्जीक्यूट करे। एक और ख़ास बात यह भी थी कि 28 जनवरी की रात को अपने इस नापाक इरादे को अंजाम देने की कोशिश जो है एक बार उसने की भी थी कालू ने, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद वो हिम्मत नहीं जुटा पाया और रामधन की हत्या नहीं कर पाया। तो एक दिन पहले यानी 24 घंटे पहले ही रामधन की हत्या हो जाती, लेकिन चूंकि कातिल की हिम्मत जवाब दे गई तो उस रोज़ हत्या नहीं हुई। मगर अगले दिन 29 जनवरी को कातिलों ने इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तो खुद वो कालू था और दूसरा मकतूल की बीवी यानी रामधन की बीवी पूजा, इन दोनों ने मिलकर आखिरकार रामधन की हत्या कर ही दी। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं? पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर आपकी क्या राय है? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।